वाया वाया जाती सुने मेरी है। बात, अभी मेरी चर्चा बात। ये नहीं है कि रूट क्या है, अभी चर्चा ये कि आपके अभी सामने बहुत आपातकालीन स्थिति है, और ये स्थिति जो खड़ी हुई है ये पाकिस्तान कई बार भारत में खड़ी कर चुका है, लेकिन अब खुद ही फेस करना पड़ रहा है। तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? नहीं, ये आप बात समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे बीएलए को पैसे कौन दे रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रॉ की फंडिंग है। आप अभी इसी चिंता और में इंडिया किसको जब तक पैसे ये कितने काम कौन करने दे की रहा है? अभी कोशिश तो आपकी करता चिंता रहेगा आपके सैनिक पाकिस्तान होने को चाहिए। डिस्टेबलाइज करने जज्बा की, साहब, इंडिया की कलई खुल जाएगी कि वो जो डेमोक्रेसी की ठीक है, बात क्योंकि आप करता बहुत है, बात असल को आप में घुमाने की आप कोशिश ये कर रहे हैं, तो कहते मुझे हैं, आप लगता ये है कर्नल समझते हैं शैलेंद्र आपको कि मुफीद ईस्ट जवाब पाकिस्तान नहीं देंगे। है। कर्नल शैलेंद्र, अभी चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे बचाया जाए, कैसे क्वेटा में जो बार बार अटैक हो रहे हैं उनसे बचा जाए। अभी इनको टेंशन इस बात की है कि फायदा कैसे मिल रहा है बीएलए को, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये तमाम बातें ये कर रहे हैं। क्या ये मुफीद समय है? नहीं, तो रूट कॉज एनालिसिस आप बात ये समझिए कि ठीक है, शैलेंद्र जी आपको जवाब देने। कर्नल शैलेंद्र। ओके जंजुआ सर, मैंने तो नहीं बताया। आई कैन अंडरस्टैंड, आपके लिए बहुत ब्रेव फ्रंट आपको रखना पड़ेगा कि यस, एक ट्रेन हादसा हो गया है, उस हादसे में चाहे 10 हो चाहे 140 हो, फौजी लोग उसमें अटक गए। आपकी जगह मैं भी होता तो मैं यही जरूर कहूंगा कि हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है एज अ फौज। बट बाय द वे, मुझे नहीं लगता आप ज्यादा अच्छा आकलन कर पाएंगे कि ये टेररिस्ट अटैक है। ये एक प्रॉपर वॉर डिक्लेयर हो रही है। क्योंकि एयरफोर्स जब किसी कंट्री के इस्तेमाल की बात चलती है तो इट इज एज गुड एज वॉर, इट इज नॉट इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी बहुत छोटे लेवल पर होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ 6 सैनिक मारे गए हैं सेलेक्टिवली। 400 लोगों में से 300 लोगों में, फिगर कोई भी हो सकती है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक ग्राउंड पर खबर आती है वो अप डाउन हो जाती है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, मेरा ऐसा आकलन है कि सेलेक्टिवली फौजी आदमी मारा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा बड़ी बात, अगर मेरी पाकिस्तान आर्मी किसी भी तरह का एरियल ड्रोन अटैक करती है, आपको लगता है कि बीएलए इतना नासमझ है, नॉन टेक्टिकल है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है? सर, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है, दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कर्नल शैलेंद्र। माफी के साथ आपको रोक रही हूं। एयर स्ट्राइक की तैयारी में पाकिस्तानी आर्मी नजर आ रही है। F-16 लड़ाकू विमान अलर्ट पर रखे गए हैं। जो हम तक जानकारी अभी पहुंची है कि F-16 विमानों को अलर्ट पर रखा गया है, स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा गया है। कर्नल शैलेंद्र, अब सबसे पहले पाकिस्तान के लिए यही एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे जो 140 पाकिस्तानी सैनिक उसके अंदर मौजूद है, उस ट्रेन के अंदर मौजूद है, उन्हें निकाला जाए। इस पर बात होनी चाहिए, इसको लेकर एक्शन होना चाहिए। लेकिन बीएलए कह रहा है कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, कोई एक्शन लिया जाता है तो मौत के घाट उतार देगा सभी को। नहीं, देखिए, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा। कोई भी आर्मी एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी रखती है कि डंडा दिखाया जाता है कि हम एयर स्ट्राइक कर देंगे, इसीलिए आप बातचीत पर आए। लेकिन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर बलूच ने दिया है कि बच्चों और औरतों को छोड़ दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन एंगल दिखाता है। शायद इस वजह से भी मैं कहूंगा कि ये टेररिस्ट स्ट्राइक नहीं है। टेररिस्ट स्ट्राइक में बच्चे, बूढ़े, इंसान, कोई भी हो, वो आदमी जो टेररिस्ट होता है उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ टेररिज्म उसका दोस्त है। तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप में एक टेररिस्ट स्ट्राइक है। हो सकता है, जंजुआ साहब ज्यादा अच्छा जानते हैं कि ये ट्रेन का रूट क्या है, कहाँ है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जंजुआ का मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ। आप ये बताइए कि आप किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट, एक क्राइसिस टाइम है और उम्मीद हम भी यही करेंगे एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते कि इस क्राइसिस से आप निकले, तो किस तरह से आप लोग प्लान ऑफ एक्शन अब तैयार कर रहे हैं? क्या उसको लेकर अगर आप तक कोई जानकारी पहुंची हो? मेरे से पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल, मेजर जंजुआ आपसे ही सवाल है। जी, पहली बात तो ये है कि कर्नल शैलेंद्र ने जिस तरह कहा, काफी सारी बातें उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। हाउएवर, जो आप कर्नल साहब जो कह रहे हैं ना कि इंसर्जेंसी में एयर अटैक्स या एयरफोर्स की इन्वॉल्व नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में अभी भी कर रहे हैं और पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अगेंस्ट हम एयरफोर्स को यूज कर रहे हैं और करते हैं। मैं बाकी एग्जांपल्स भी दे सकता हूं, बट वो एक एकेडमिक डिस्कशन हो जाएगी। हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो ऑपरेशन हो वो सफल हो, जो आपके सैनिक हैं वो सुरक्षित बाहर आ सके, ऐसी हमारी भी कामना है। बहुत शुक्रिया मेजर जंजुआ जुड़ने के लिए, कर्नल शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को निकाला जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस खबर पर आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन अब पहले प्रहार में जो खबरें हम आपको बताने जा रहे थे उसकी बात करने वाले। अब बात करने वाले सबसे पहले बिहार की।
राज्य बनाए जाएंगे, वो पहला राज्य अगर कोई होगा भारत का तो वो बिहार। लुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग, फ्रॉड नटवर लाल है। चुनाव आते हैं तो चुनावी राजनीति करते हैं। ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक न रुकेंगे न झुकेंगे। बिहार की बात जरूरी इसलिए हो गई क्योंकि बिहार में इसी साल नवंबर दिसंबर के करीब चुनाव होने हैं। 4-5 महीनों का वक्त बचा है और उससे पहले बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं। 5 दिन तक हनुमंत कथा करते हैं। वो बाबा बागेश्वर तो जा चुके हैं कथा करके, लेकिन उनकी कही गई बातें, हिंदुओं को एक करने वाली बातें बिहार के सियासी दलों की टेंशन बढ़ा रही है, उनके माथे पर बल दे दिया है। क्योंकि बिहार के चुनावों में जात पात की राजनीति करने वाले इस सोच में पड़ गए हैं कि अगर हिंदू एक हो गए तो क्या होगा। और खास तौर से वो पार्टियां ज्यादा टेंशन में हैं जो अपनी सियासी जमीन खोज ही रही हैं, जिनको अभी तक खाता तरीके से खुल नहीं पाया। वो उम्मीद इसी चुनाव से लगाए बैठे थे, लेकिन क्या बाबा बागेश्वर के चुनावों से पहले पहुंचने से सब कुछ बदल गया है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। क्योंकि बाबा तो जा चुके हैं, लेकिन उनका एक बयान वो अब टेंशन बढ़ा रहा है। वो बयान डरा रहा है उन तमाम सियासी दलों को जो जात पात में बांटकर वोट के हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। क्योंकि बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, उन्होंने हिंदू एकता का संदेश दिया। हिंदू एकता का संदेश, सिर्फ एक ये संदेश सभी पर भारी पड़ रहा है। कैसे? पप्पू यादव निर्दलीय हैं और चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी वो अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगे इस बयान की वजह से। इसके बाद मैदान में आते हैं प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के, और वो कहीं ना कहीं अलग अलग धड़ों में राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कभी छात्रों की राजनीति करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट तो वो सफल थे, लेकिन राजनेता इतने सफल नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में वो भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, बाबाओं के हुक्म से नहीं। टेंशन सिर्फ एक बयान बढ़ा रहा है। आप सोचिए, अगला नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर का है, आरजेडी नेता हैं, और कह रहे हैं कि बाबा को जेल में डाल देना चाहिए। एकता की बात करने के लिए बाबा जेल चले जाएं। इसके अलावा मुकेश रोशन आते हैं, वो भी आरजेडी के नेता हैं, कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए बाबा को कौन सा चुनाव लड़ना है? वो तो खुद भी कह चुके हैं मन से कि उन्हें कौन सा चुनाव लड़ना है जो वो राजनीति करेंगे। इस पर बयानों के तीर चल रहे हैं। किस तरह के बयान आए पहले आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए।